Oh. Hey everyone, welcome to our channel Reach for the Top. So आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक टॉपिक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th एंड हम दो पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, वो भी इन एन इजी वे. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं. रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स यानी कि मटेरियल एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज टर्म्ड एज रिसोर्स. यानी कि वो सारी चीजें जो हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और जिन्हें हम अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही हम रिसोर्सेज कहते हैं. लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है ये चौक. अब ये मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि एज आई एम teaching you the lesson, so it is my requirement so that I can write anything if I have a blackboard. So it is also a resource for me. So everything, not only special things, but three conditions is there for a resource. The three conditions are, it is टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हम उसे टेक्नोलॉजी से क्या कर सकें, उसे एक्सेस कर सकें. क्योंकि टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम उसे एक्सेस कर पाएंगे. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे. यस. देन सेकंड वन इज इट इज इकोनॉमिकली फिजिएबल, यानी कि हम इकोनॉमी से उसे खरीद भी सकें. यस, दिस इज अ चॉक, आई कैन बाई इट इन ऑलमोस्ट इन 5 to 2 rupees. So then the third condition in front of you is that it should be culturally acceptable. अब culturally acceptable की मीनिंग देखिए. अब मान लीजिए हमारे पास है एक तरफ हमारे पास गोल्ड, एक तरफ है हमारे पास आयरन. अगर हमारा कल्चर आयरन को प्रेफरेंस ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो क्या होता, आयरन के आज के ज़माने में हाई रेट्स होते देन गोल्ड. सो कल्चर के तौर पे भी तो हम उन्हें मानेंगे ही ना. तो कल्चर ने गोल्ड को माना है तो हम भी उसे ही मान रहे हैं, तो कल्चर भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. सो इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. तो हमारे रिसोर्सेज की डेफिनेशन एकदम कंप्लीट हो गई है और अब हमें मिलेंगे 5 out of 5 मार्क्स. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब कुछ भी चीज है, डेवलपमेंट तो हो गई, अब हर कंट्री चाहेंगी कि डेवलपमेंट हो. So the process of transformation of things available in our environments needs an interdependent relationship between humans, nature, technology and institutions. अब हम देखते हैं कि ये interdependent क्यों है. Why they are interdependent? So वो interdependent इसलिए हैं because देखिए, हम humans हैं, हम interact करते हैं नेचर के साथ with the use of technology. अब मान लीजिए हमें अगर ट्री से ही कुछ फर्नीचर वगैरह बनाना है तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे. सो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करते हैं टू गेन इकोनॉमी. यही था हमारा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप. और वो चार्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मेरी बुक में दिया हुआ है, एज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, सो आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड प्रोवाइड्स एन इजी वे टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एज आई कैन अंडरस्टैंड इजीली सो दैट यू कैन ऑल्सो. एज राइट. सो moving further, then we have the topic simply, do you think that the resources are free gifts of nature? No. इसका आंसर होगा नो, क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना उन्हें हम ही तो ट्रांसफॉर्म करते हैं. अगर मान लीजिए ये चौक या फिर ये ग्लास नहीं होगा, अगर हम नहीं होंगी तो ये ग्लास कहाँ से रिसोर्स हो जाएगा, या फिर इसके अंदर जो वाटर है वो रिसोर्स कहाँ से होगा. अगर मेरा ये स्पेक्स है तो इसे ये रिसोर्स तभी तो है जब हम इसे यूज कर रहे हैं. अगर हम इसे यूज ही नहीं करेंगे तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसोर्स. सो they are not free gifts of nature, they are the transformation of humans activities, not human activities. So moving on to the further, we have the next topic is the type of resources. So types of resources basically we have 4, that is origin, ownership, status of development and exhaustibility. On the basis of origin we have 2, that is biotic, abiotic. It is very simple. Biotic is living
and non-biotic is non-living things like chair, rocks, metals, etc. No need to giving you the examples, because if you understand the concept and the definition, no need to give any example. Then moving on to the further, we have the next is that on the basis of exhaustibility, that is renewable and non-renewable. Renewable which can be renewed or recycled or reused, जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकें और जो दोबारा से फॉर्म भी हो जाएं जल्दी से जल्दी. जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स हैं, वो हमारे फ्लोरा एंड फोन और वाइल्ड लाइफ ये सब हमारे रिन्यूएबल में आएंगे. क्यों? ह्यूमंस भी, because we all give birth to young ones as well as the plants also grow, but it takes long time but grow less time than non-renewable resources. Then moving on to the non-renewable resources, we have that which cannot be renewed and takes millions of times in their formations, like fossil fuels is the common example for that. Nothing else in this. Then the moving on to the next, we have ownership and ownership. So ownership has them 4 times: national, international, community, individual. इंडिविजुअल जो मैं ऑन करता हूँ, हाँ, जो एक इंडिविजुअल ऑन करता है, ये वॉच मेरी है, सो इट इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स. दिस इज स्पेक, दिस इज एन इंडिविजुअल रिसोर्स. देन कम्युनिटी रिसोर्स, लाइक आई लिव इन अ कॉलोनी, सो द यूज ऑफ द पब्लिक पार्क्स, so the members in this colony can use this park, so this is community resource. Then national resource, all the resources are national, but the roads, the international the national factories, जो हम कहते हैं सरकारी अस्पताल यानी कि government hospitals, so these are all national properties. And what left is international में हमारे oceans आते हैं. And yes national में एक चीज़ है, nautical miles, यानी कि 12 nautical miles तक जितने भी ocean हैं हमारी coastal lines के आसपास, वो सारे हमारे national resources में cover होंगे, और other than they are international. और अगर हमें international resources को use करना है तो we should have the permission from international authorities to use that resources. Now we have the last type of resources that on the status of development. इसे हम अब पीछे से समझेंगे. पीछे से मतलब yes. सबसे पहले हम जानेंगे reserves, stocks, then development and then potential. So अब हम बात कर लें अगर reserves की, तो reserves वो होते हैं resources जो हम use तो कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है यूज करने की, लेकिन हम करते नहीं. फॉर व्हाट? फॉर डेट, क्योंकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उन्हें यूज नहीं करते. एज वी हैव टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज इट बट वी डोंट यूज इट, वी सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव stock. Stock is also, reserve is a part of a stock. So stock materials in the environment which are having the potential to satisfy the human needs, but humans do not have an appropriate technology to access them. अब स्टॉक में क्या है? स्टॉक में हमारे पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन्हें एक्सेस कर सकें. सिंपल सी डेफिनेशन है. अब मेरे पास ये है कुछ चीज़, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा? ये तो चौक ही है, छोड़िए इसको. अगर मेरे पास कुछ और चीज़ हुई और अगर मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका यूज़ क्या होगा? वो तो रिसोर्सेज ही नहीं कहलाएगी फिर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग टुडे, दैट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज. एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज जिन्हें हम यूज़ तो करते हैं लेकिन पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाते, पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं. Resources which are found in a region but not have been utilized, यानी कि फाउंड तो होते हैं रीजन लेकिन फुली यूटिलाइज नहीं होते. टेक्नोलॉजी भी है लेकिन फुली यूटिलाइज नहीं होते, कर रहे हैं, धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएंगे. सो ये पर यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज खत्म होता है. अब अगला फटाफट टॉपिक देखते हैं जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट यानी कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन. सबसे पहले तो यही लाइन आती है. देन वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट दी प्रॉब्लम्स that are going when we development the resources. कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? मुझे भी. लेट्स डू.
यानी कि अब हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। द 3 मेन प्रॉब्लम्स आर दैट द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर हम उन्हें जल्दी से या फिर इनडिस्क्रिमिनेट तरह से यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ज़्यादा टाइम ले लेना, फटाफट कर लेना है। मान लीजिए आपका कल पेपर है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से वीडियो देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से हम आपको पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम आती है कि अगर एक्यूमुलेशन है ना आपकी बुक में, उसका मतलब है कलेक्शन। यानी कि अगर मतलब कुछ लोगों के हाथ में अगर रिसोर्सेज का कलेक्शन हो जाएगा तो बाकी जो लोग बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। तो दिस विल डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर और हैव नॉट। सो अगर हम अपना थर्ड पॉइंट देखें तो सोशल ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस आ जाता है। यानी कि इसमें क्या है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन होने लगता है, उसमें लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम उससे बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग दैट कैन कोज। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी हैव अ सॉल्यूशन that is sustainable development, because if we use this resources time by time, then the earth will, so now we are gonna discuss about sustainable development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको जरूर याद करनी है, मैंने भी करी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment and without compromising the needs of our future generations। यानी कि वो डेवलपमेंट होना चाहिए जो ना तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड है उसको हार्मफुल हो और ना ही हमारे नेचर को हार्मफुल हो, without damaging the environment। Moving on to the further, we have resource planning. So planning is the widely accepted strategy for the judicious use of resource। यानी कि रिसोर्सेज के यूज करने के लिए हमें प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मान लीजिए कुछ हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कुछ में कम हैं। सो उन्हें स्टेबल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। सो अगर आपने हमारे नोट्स नहीं देखे हैं तो फटाफट हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जाकर हमारे नोट्स देखें। उसमें आपको ये सब कुछ मिला है, मतलब मैंने आपको प्रोवाइड किया है, मिला क्या है। सो रिसोर्स प्लानिंग में लाइक देखिए, हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जो हमारी बुक में भी दिए गए हैं। तो जो हमारे कुछ रीजंस होते हैं वो तो डिफिशिएंट होते हैं कुछ रिसोर्सेज में, और कुछ मतलब कुछ के पास तो होते हैं, कुछ सफिशिएंट होते हैं, और कुछ के पास डिफिशिएंट होते हैं। यानी कि आप देखिए हमारे पास है लद्दाख है, यानी कि लद्दाख जो है वो रिच कल्चरल हेरिटेज तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, रिच कल्चरल हेरिटेज तो है वहाँ पर, लेकिन किस चीज़ में डेफिशिएंसी है, वाटर की डेफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की डेफिशिएंसी है वहाँ पर, और कुछ रिसोर्सेज की भी है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं जो हमें लर्न करना ज़रूरी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो कॉमन एग्जांपल राजस्थान है, वहाँ पर क्या सोलर और विंड एनर्जी तो होती है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है। सो टू स्टेबल द रिसोर्सेज इन ऑल ओवर द कंट्री वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग होगी कैसे। सो इसके 3 स्टेप्स हैं, 3। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ है, कौन सा कहाँ है, क्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इंक्लूड्स सर्वेइंग, मतलब हमें सर्वे करके तो भाई सर्वे करके ही तो हम जान पाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पूरी कंट्री की पॉपुलेशन होती है वो भी सर्वे से ही होती है, तो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मैप वर्क करेंगे, यानी कि मैपिंग करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिसोर्सेज एंड डिफरेंट अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या आता है, वो आता है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना लेना, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना कि भाई रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है, और इंस्टीट्यूशन सेटअप करना। पहले ही बताया था, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं टू इम्प्लीमेंट देयर रिसोर्सेज प्लानिंग। पहले प्लानिंग बनाई, पहले आइडेंटिफाई करा, फिर प्लानिंग बनाई, फिर प्लानिंग के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप करें। अब थर्ड है मैच करना, जो उन्होंने प्लानिंग बनाई है विद द ओवरऑल कंट्रीज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि सोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना जो उन्होंने बनाया है और जो पूरी कंट्री का है। हमारे स्टेट्स होते हैं, देखिए जो कुछ स्टेट्स होते हैं ना वो ऐसे हैं कि जिनमें जो हमारा रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिच स्टेट है,
रिसोर्सेज कम एंड रिच स्टेट, और कुछ ऐसे हैं जिनमें रिच मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स यानी कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और वो लेस रिच है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो आपको कुछ ऐसे ही हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। कहीं कुछ गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने कुछ कहा था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि हमें रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कंजर्व करना तो ज़रूरी है, हर चीज़ कंजर्व करनी ज़रूरी है, तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने एक वर्ड, एक लाइन का इस्तेमाल किया था जो आप मेरे साइड में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि पिक्चर्स देख सकते हैं आप मेरी बोथ साइड्स क्या हैं, यस, यानी कि देयर इज इनफ फॉर एनीबडीज नीड, यानी किसी ज़रूरत के लिए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच के लिए हमारे पास नहीं है। और गांधी जी वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड ही वांटेड द प्रोडक्शन बाय मासेस। सो लैंड रिसोर्सेज की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करें। यस, तो लैंड रिसोर्सेज हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। एंड सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड वन इज दैट visit our website to download the notes. Bye bye, take care of yourself, don't go out from your home, stay safe.